दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी महफ़िल, जहां हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले साल के आए हुए सवालों का रिवीज़न कर रहे हैं। और यदि आपका रिवीज़न ना हुआ हो तो आप भी आइए, साथ साथ रिवीज़न करते हैं। बाकी क्या ही रखा है इस धरती पर। तो आज का टॉपिक है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पहला जो हमारा उस आज मतलब सब्जेक्ट का पहला टॉपिक है वो जीव विज्ञान और उसकी प्रमुख शाखाएं। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। आप तो जानते ही हो। जीवाश्म अध्ययन क्या है? प्लेनियोटोलॉजी में हम जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिसमें जीवाश्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी भूगोल में आप जानते हैं, जंगल ज़मीन पहाड़ इत्यादि की हम चर्चा करते हैं। डेमोग्राफी जनसंख्या ही है, जिसमें जनसांख्यिकी है, जनसंख्या विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं। तो ये बात याद रखना। ओलेरी कल्चर किसे कहते हैं? तो ओलेरी कल्चर मतलब सब्जियों की खेती से रिलेटेड होता है। देख लो, इंग्लिश नाम पूछ दिया और आपको हिंदी में कंफ्यूज कर रहा है। बताइए किसे कहते हैं हम? ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती कहते हैं। पामोलॉजी फलों की खेती को बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर फूलों के विज्ञान को कहते हैं। तो ये आप चीज़ें याद रखना। इसमें बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखना। झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो लिम्नोलॉजी बोला जाता है। पोमेटोलॉजी नहीं बोला जाएगा। टोपोलॉजी आप जानते हैं, नहीं बोला जाएगा। हाइड्रोलॉजी नहीं बोला जाएगा। पोमोलॉजी पोटामोलॉजी पोटामोलॉजी में जो बाकी जो बचा है, पोटामोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो नदियों का अध्ययन करते हैं। टोपोलॉजी में ज्यामितीय वस्तुओं के गुणों को। हाइड्रोलॉजी में हम जल के चक्रण का अध्ययन करते हैं। तो लिट्मोलॉजी ही एक ऐसा जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम झीलों का अध्ययन करते हैं। विटीकल्चर में हम क्या करते हैं? विटीकल्चर में हम अंगूर की खेती करते हैं। तो विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है? तो ये है पैथोलॉजी है। अब औषधि की वो शाखा जो शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है, पैथोलॉजी कहलाती है। पेडियाट्रिक्स जो इसमें है वो बच्चों से रिलेटेड है। और फिजियोथेरेपी आप जानते हैं। फिजियोथेरेपी मतलब एक तरीके से मान के चलो कि हाथ पैर दबाना फुटकाना, यही सब आता है यार। फार्मोलॉजी में फार्मासिस्ट जो बोलते हैं, तो वो दवाओं के कार्य से रिलेटेड वो अध्ययन होता है। उस विषय का नाम बताइए जिसमें चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टान, जीवाश्म और तलछट की कुछ आयु का निर्धारण किया जाता है। तो आप उसको पता है आपको, जियोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। जियोक्रोनोलॉजी, जिसका हिंदी नाम है भूकालानुक्रमण। इसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि नाम वो इंग्लिश में ही आएगा। बुढ़ापे से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या हम बोलते हैं? तो बुढ़ापे से संबंधित हम जेरेंटोलॉजी में हम बुढ़ापे से रिलेटेड वो हम अध्ययन करते हैं। ओंकोलॉजी कैंसर से रिलेटेड जो है कि अध्ययन होता है। और टेरोलॉजी शारीरिक विकास की असमानताओं का, कि ये छोटा क्यों रह गया, बड़ा क्यों हो रहा है। जैसे कि होता है ना, कोई किसी की हाइट बढ़ते जाती है, कोई एकदम बौना होता है, तो उसके अध्ययन को हम टेरोटोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी तो आप जानते हैं। ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षी युग से संबंधित अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य, इसमें कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल राइबोसोम में होता है। कोशिका विभाजन की किस अवस्था के दौरान डीएनए की मात्रा द्विगुणित हो जाती है? तो इंटरफेज के में ही वो डीएनए की मात्रा द्विगुणित हो जाती है। जीव विज्ञान के संदर्भ में एटीपी का पूर्ण नाम क्या है? तो ये क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसको बोलते हैं। कौन सा अंग कोशिका का शक्तिगृह के रूप में जाना जाता है? तो ये सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। कोशिका की किस भाग को ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है? तो ये साइटोप्लाज्म में होती है, जिसको कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। किन जीवों का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है।
प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान एक कोशिका की बहुत सी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बी, बहुखंडन, मल्टीपल फ्यूजन उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गाल्जी काय का कार्य नहीं है? तो जहर व दवाइयों का निर्विषीकरण जो है कि गाल्जी काय का कार्य नहीं है। बाकी उत्पादन और जमाई का संवेष्टन जिसको स्टोरेज एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ये करती हैं। लाइसोसोम का बनना ये भी करती हैं। जटिल शर्करा का उत्पादन ये भी ये करती है। कौन करता है? ये सब गाल्जी काय करती है। लेकिन जहर व दवाइयों का डिटॉक्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं, निर्विषीकरण, पॉइजन एंड ड्रग्स का गाल्जी काय का कार्य नहीं है। गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये कोशिका भित्ति पट्ट कोशिका की भित्ति शुक्राणुओं के एक्रोजोम हार्मोन्स के संश्लेषण का कार्य करती है, तो ये हमेशा याद रखना आप लोग। बायोलॉजिकल एनर्जी जैविक ऊर्जा है। बायोलॉजिकल एनर्जी जैविक ऊर्जा किसकी है? तो बायोलॉजिकल एनर्जी की जैविक ऊर्जा हम जिसको बोलते हैं वो एटीपी को बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बोलते हैं, जैविक ऊर्जा के रूप में बोलते हैं। ये सजीव कोशिका में होने वाली कोशिका श्वसन के दौरान निर्मुक्त होती है। इसका उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए करते हैं। श्वसन की क्रिया में प्रत्येक जीवित कोशिका की कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यानी प्रत्येक जीव की कोशिका श्वसन की क्रिया जो है प्रत्येक जीव की कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में समाप्त होती है। कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से पृथक होता है? केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। अब हम अभी तक तो मनुष्य का सेल देख रहे थे, अब हम पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, पौधों की कोशिकाओं में देखते हैं। पत्तियों का हरा रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट इसका मेन कारण है। और कोशिका भित्ति का लिग्निन या मोटा होना प्रमुख विशेषता है कि इसका है स्लेर क्या है स्क्लेर काइमा का स्क्लेरेन काइमा का इसका जो है कि प्रमुख घटक के कारण जो है कोशिका भित्ति का लिग्निन होना या मोटा होना स्क्लेरेन काइमा की प्रमुख विशेषता है। अब ये ज़्यादा सवाल वो प्लांट सेट से नहीं पूछा था, टिश्यू के हम देखते हैं। तो टिश्यू में जंतु टिश्यू से कैसे पूछे, किस तरीके के सवाल है? रेशेदार ऊतक जो दो हड्डियों को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? तो लिगामेंट उसको बोलते हैं। जो लिसलिसा सा होता है, जो एक तरीके से आपने कभी मांस वगैरह खाया होगा तो जो वो जानवरों की, चाहे बकरा हो या मुर्गा हो, तो उसकी गोड़ पैरों पर जो हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर का पाया जाता है, ये उसी की बात कर रहा है। ये देखिए कि हमारे घुटने और कोहनी के आसपास कंधों के पास स्नायु होते हैं। टेंडर कंडारा मांसपेशी और हड्डियों को एक साथ जोड़ता है। लेकिन आप टेंडर या उसको बोलते हैं टेंडर, जो आपकी हड्डी और मांस को जोड़े हुआ है उसको टेंडर बोलते हैं। अब प्लांट टिश्यू देख रहे हो, इसे ज़्यादा सवाल पूछे नहीं गए हैं, यानी बायोलॉजी से इसमें ज़्यादा सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं पूछता है। ऊतक जो पौधों में भोजन पहुंचाने में मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम कहते हैं। जाइलम से क्या होता है? वो जल का परिवहन करता है। वायुतक एक विशिष्ट व्यवस्था है। अरेनचाइमा एक विशिष्ट व्यवस्था है किसमें? तो जलोद्भिद की। जलोद्भिद मतलब जो हाइड्रोफाइट्स हैं, जो पानी में उगने वाले पौधे हैं। वायु तक जलोद्भिद की एक विशिष्ट व्यवस्था है। वायु तक एक स्पंजी ऊतक है जो कुछ पौधों के तनों, पत्तियों और जड़ों में वायु चैनल बनाता है। वायु तक पानी के ऊपर पौधे जलमग्न ऊतकों के बीच ऑक्सीजन, CO2 और एथिलीन जैसी गैसों का आदान प्रदान होता है। पादपों में नम्यता किसके कारण होती है? तो पादपों में नम्यता कलेन काइमा के या श्लेषोतक के वजह से होती है। अब हम देखते हैं प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में। तो एंजाइम आर मेनली किसके बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना है, हमें भी और आपको भी। देख रहे हो ज़्यादा सवाल इससे बन नहीं रहे हैं। गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम गुणसूत्र जो बन रहे हैं वो भी बहुत ही हल्के से। तो यहाँ पर आप PYQ पर विशेष ध्यान देना और छोटे छोटे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इनके, उन पर आप ध्यान दिए रहना, वहीं से आपका बायोलॉजी के सारे सवाल बन जाएंगे।
गुणसूत्र में संरचनात्मक परिवर्तन जहाँ एक डीएनए खंड उल्टे क्रम में अभिविन्यासत हो जाता है क्या कहलाता है? तो वो क्या है? इन्वर्जन कहलाता है। क्रोमोसोम आर द बेस्ट ऑब्जर्वर, क्रोमोसोम गुणसूत्र में अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं क्या? मेटाफेज दिखाई देते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र सभी को पता है, गुणसूत्र आरएनए और डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम देखते हैं अनुवांशिकी। देख रहे हो, एक दो चार सवाल बहुत बेसिक बेसिक से वही छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हैं। आप इसका जो है कि याद रखना, और वो भी एकदम बेसिक बेसिक से सवाल पूछ रहे हैं, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा जा रहा है। ओंकोजिन किसका दूसरा नाम है? तो ओंकोजिन कैंसर जीन कारक का दूसरा नाम है, 28 नंबर क्वेश्चन का। क्योंकि आपने देखा होगा ओंकोलॉजी में ही कम कैंसर का अध्ययन करते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना। जीन जो जीवाणुओं के प्रति जैविक प्रतिरोध प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्लाज्मिड कहलाते हैं। प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन प्रायः प्लाज्मिड या ट्रांसपोजोन पर स्थित होते हैं और संयुग्मन, रूपांतरण और ट्रांसडेक्शन द्वारा कोशिका से कोशिका में स्थानांतरित हो सकती है। जीव विनिमय प्रतिरोध को बैक्टीरिया की पूरी आबादी में अनुमति देता है। जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? डीएनए के। जीन डीएनए के विशिष्ट अंग होते हैं। अगला सवाल है आनुवंशिकी का जनक कौन है? तो अब सभी को पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज किया हुआ है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक हैं। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना आनुवंशिकी अध्ययन शुरू किया था। उन्होंने वंशानुक्रम के आधार पर 3 बुनियादी नियमों की पहचान की। पहला, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम, तीसरा है पृथक्करण का नियम। जीन किसके बने होते हैं? तो जीन किसके बने होते हैं? जीन किसके बने होंगे? जीन जो बने होंगे वो डीएनए के बने होते हैं। आनुवंशिकी की मौलिक और भौतिक कार्यात्मक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशानुगत लक्षणों को ट्रांसफर करती है। डीएनए शारीरिक वर्ण और वंशानुगत घटक हैं जो जीव के जीवन के भौतिक गुण, अर्थात हम कैसे दिखेंगे, हमारे बाल, आँख, त्वचा आदि के रंग, हमारे बाल सीधे होंगे या घुंघराले होंगे, को प्रभावित करती है। तो ये बात हमेशा याद रखना। मेंडल का कार्य किस पर है? तो आप जानते हो गार्डन पी, वो जो छोटे छोटे वो जो एक तरीके से सब्जी वाले मटर होते हैं, उन पर ही उन्होंने काम किया था। इनमें से कौन जीन शब्द का प्रतिपादन करने वाले थे? तो आप जोहानसन जो थे, इन्होंने जीन का प्रतिपादन किया था। वास्तविक न्यूक्लियस इसमें अनुपस्थित होता है किसमें? बैक्टीरिया में। याद रखिएगा, हमेशा लोगों को लगता है कि फम्फूद में होगा, तो नहीं, बैक्टीरिया में आनुवांशिक जो है कि वास्तविक न्यूक्लियस इसमें अनुपस्थित होता है और बाकी में होता है। याद रखना ये बात हमेशा। जीवाणुओं को प्रोकैरियोटिक माना जाता है, यानी बहुत पहले का है। इनमें से वास्तविक न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। जीवाणु कोशिका में झिल्लीबद्ध केंद्रक झिल्ली और अंग का अभाव होता है। उनके पास आनुवांशिक सामग्री के रूप में डीएनए का एकल गोलाकार जीवाणु गुणसूत्र होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड नामक संरचना अनियमित संरचना के अंदर मौजूद होता है। अब जैविक ओवोल्यूशन, जिसको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं। पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आप लोग मिलाते रहिएगा, हम चूँकि रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पर मिलाएंगे नहीं। प्राकृतिक चयन नई प्रजातियों के जन्म को बोलते हैं। और दूसरा, प्रजातिकरण अगली पीढ़ी को जीन स्थानांतरित करते हैं। विलोपन क्या है? प्रजातियों के क्षरण या खत्म होने की बात को बोलते हैं। सहक्रम विकास अन्य जीवों के क्रम का विकास को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिवृत्त जातिवृत्त को दोहराता है, यह किसकी संक्षिप्त परिभाषा है? तो बायोजेनेटिक लॉ की। इनमें से किस रूसी वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो इसमें से किस वैज्ञानिक ने किया था? जीवन की आधुनिक विकसित और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव विज्ञानी AI ओपेरिन ने भौतिकवाद यथा पदार्थवाद, जिसको मटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, अपनी किताब ओरिजिन ऑफ लाइफ में उन्होंने ये सब लिखा हुआ था। परिकल्पना के अनुसार जीव की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप हुई है।
1859 में प्रकाशित पुस्तक द ओरिजिन ऑफ सेपियंस बाय मेंस एंड नेचुरल साइंस किसने लिखी है? तो इसको लिखा है डार्विन ने लिखा है। डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मेंस एंड नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने लिखी है। तो याद रखना, ये बात को आ जाता है अक्सर, कहीं न कहीं किसी भी छोटे बड़े एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगी। योग्यता की उत्तरजीविता की परिकल्पना किसने विकसित की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने विकसित किया है। लैमार्क के विकास के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? तो लक्षणों की वंशागति सिद्धांत बोला जाता है। अब हम टैक्सोनोमी वर्ग की जिसको बोलते हैं, जैव वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, हम देखते हैं। सिस्टीमा नेचर की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सिस्टीमा नेचर की कार्ल लिनियस के द्वारा की गई है। मैक्रोनी गेहूं की किस नाम से जाना जाता है? तो मैक्रोनी गेहूं के ट्रिटिकम ड्यूरम के नाम से जाना जाता है। दो पत्ती जो जौ का वनस्पति नाम है तो वो हर्डियम वल्गेर नाम है उसका। प्रजातियों के बारे में कौन सा सही है? इसके कथन क्या है? स्पीसीज जीव वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई है। ऐसे जीव समूह को एक जाति में बुलाया जाता है जो एक दूसरे के साथ संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और उनकी संतान को स्वयं आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। प्रजातियों के बारे में कौन सा सही है? वे बिल्कुल सामान्य गुण वाले होते हैं, बिना विविधता के बिल्कुल सामान्य गुण वाले थे, ऐसा कहाँ हमने तो नहीं देखा है। अंतर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं और प्रजनन संतान उत्पन्न करते हैं, तो ये बात तो सही है बिल्कुल। एक एकल जनसंख्या का निर्माण करते हैं और एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, नहीं भैया, एकल जनसंख्या का निर्माण नहीं करते हैं, कई करते हैं और जो है कि कहीं भी रह सकते हैं। अलग अलग वंश से संबंधित हो सकते हैं, ये सवाल शायद सही है। प्रजातियों के बारे में नहीं, जब प्रजातियां हैं तो वो एक ही वंश की होती हैं, तो ये भी गलत है, याद रखिए वो। गैर जीव विज्ञान वर्गीकरण सबसे जो ऐसे समूह की जाति में बुलाया जाता है जो एक दूसरे के साथ संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और उनकी संतान स्वयं आगे बढ़ने या संतान जनने की क्षमता होती है और एक ही वंश के होते हैं, तो इस बात को हमेशा रखिएगा। विकेटर ने जो 5 जगत जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया का निर्माण किया गया था, अब उससे रिलेटेड सवाल है। अमीबा में खाद का पाचन कहाँ होता है? तो फूड रिक्तिका में उसका पाचन होता है। मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो इसलिए मेरा उल्टा टिक मर रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल पर रिवीजन कर रहा हूँ तो मोबाइल में मेरा लेफ्ट हैंड चल रहा है, तो लेफ्ट हैंड मेरा आप समझ ही रहे हो कैसे चलेगा। आर्थ्रोपोडा निम्नलिखित में से क्या लार्वा का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? तो निम्फ यानी तंतुरूप है, इल्ली है, मैगट है, अभ्रक, अर्भक यानी निम्फ जिसको बोलते हैं वही नहीं है। किसका? आर्थ्रोपोडा का लार्वा का एक प्रकार नहीं है। निम्फ एक कीट का अपरिपक्व रूप है जो बढ़ने पर ज़्यादा बदलाव नहीं करता, जैसे ड्रैगन फ्लाई, टिड्डी। लार्वा चरण की सक्रिय वृद्धि चरण की क्रिया एक किसी कीट के अंडे और प्यूपा के चरणबद्ध से अपरिपक्व अवस्था है जिसमें पूर्ण रूप से काया पलट होता है। यह अवस्था वयस्क अवस्था से मौलिक रूप से भिन्न होती है। जानवरों के किस समूह में प्रगुहा रक्त में स्थित संपूरित होता है? तो वो होता है आर्थ्रोपोडा में। अगला है कि संधिपाद का क्या मतलब है? 49 नंबर क्वेश्चन का मतलब है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि संधिपाद का क्या मतलब है? तो संधिपाद मतलब समझ रहे हो ना? आर्थ्रोपोड मीन्स आर्थो मतलब जुड़े हुए पैर जिनके होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम संधिपाद बोलते हैं। उसके बाद से अगला सवाल है चींटियों के कितने पैर होते हैं? तो चींटियों के कितने पैर होते हैं? तो याद रखिएगा ना, चींटियों को 6 पैर होते हैं। शरीर के दोनों साइड 3 3 पैर होते हैं। उनके थेरेक्स से जुड़े होते हैं। इनके पैरों को टारसी कहा जाता है। इनके ये बात याद रखना कि यदि टारसी पूछ ले कि टारसी किसको बोला जाता है, तो टारसी चींटियों के पैरों को बोला जाता है। कीटों में लार्वा से वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लार्वा में वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है।
कार्डेटा, कार्डेटा किसे कहते हैं? आर्कियोप्टेरिक्टिस किनके बीच की संयोजित कड़ी है? तो अब जानते हैं कि ये दो जीवों के बीच की संयोजित कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्टिस जो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है। इसके मुंह में जो है कि चोंच की जगह उसमें दांत वगैरह टाइप के होते हैं, और बाकी वो उड़ता था, तो उसी हिसाब से इसको याद रखना है। एम्फीबियंस क्या है? उभयचर क्या होते हैं? तो एम्फीबियंस जो होते हैं वे जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, उनको एम्फीबियन हम बोलते हैं। उभयचर से नाम, उभय मतलब क्या है? उभय मतलब ये होता है जो दोनों साइड हो, ठीक है। अब उभयचर का मतलब क्या है? दो ही जगह, या तो पानी में रहिए या तो ज़मीन पर रहिए। अब आसमान में कुछ लोग बोल देंगे रह लो, तो आसमान में भी रहना ज़मीन पर ही रहने के बराबर है, तो इसीलिए पानी और ज़मीन पर दोनों रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? कौन सा स्तनधारी नहीं है? तो जाहिर सी बात है पेंगुइन स्तनधारी नहीं है। डॉल्फिन क्या है? वो स्तनधारी। ऊदबिला और स्तनधारी। चमगादड़ को भी स्तनधारी माना जाता है, जो दूध पिलाता है शायद। और पेंगुइन दूध नहीं पिलाती। स्तनधारी भी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनमें स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। तो करेशकी जंतु में आप जानते हैं। और ऊदबिलाव वो बिल्ली जैसा दिखता है। डॉल्फिन मछली है, तो उसको आपने देखा होगा कि वो दूध पिलाती है, बहुत मोटा दूध उसका भी होता है। और चमगादड़ भी दूध पिलाता है, लेकिन पेंगुइन दूध नहीं पिलाती है। और आपने कभी चमगादड़ को करीब से देखा होगा ना, तो उसमें चूहे जैसे कान होते हैं छोटे छोटे, और उनके पास वो ब्रेस्ट भी होता है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रहे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी अकशेरुकी अच्छा अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है? तो अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण केंचुआ और जोंक हैं, क्योंकि इनमें हड्डी नहीं पाई जाती है, जो संघ एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। मछली, मेढक, सांप और छिपकली कशेरुकी प्राणी हैं। कशेरुकी मतलब जिसमें मान के चलिए कि वो छिपकली का भी, जब मरी हुई छिपकली का देखोगे तो कंकाल तंत्र पाया जाता है। सांप में भी देखोगे खोखली हड्डी का कंकाल, और उसमें कांटे पाए जाते हैं। और मछली भी तकरीबन ये तीनों एक जैसे ही दिखते हैं। इनके यदि आप कंकाल को देखोगे अलग अलग मतलब डिजाइन के साथ, लेकिन है एक ही जैसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है? जलीय प्राणी है तो गौरैया, बंदर, हिरण, मछली। तो ये कोई बहुत मतलब बड़ा सवाल नहीं था, तो ये ग्रुप डी का भी सवाल, हाँ ग्रुप डी का ही सवाल भी है। धरती पर सबसे तेज भागने वाले जानवर इनमें से कौन सा है? तो सबसे तेज भागने वाला लियोपर्ड दिखा नहीं है। चीता लिखा है, टाइगर लिखा है, तो हो सकता है टाइगर और चीता में आपको वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो। तो एक बात मैं बता दूं कि चीता जो होता है उसकी टांगें थोड़ी सी लंबी होती हैं, और थोड़ा छोटा और पतला, एक मतलब एक बहुत ही वो एक फुर्तीला जानवर होता है। वो सबसे तेज़ यही भागता भी है। एलिफेंट और लायन का तो कोई तुक नहीं बनता है। इनमें से कौन सा जानवर पीठ पर कुबड़ होता है? तो ये सभी को पता है कि ऊँट ही होगा। पाचन तंत्र, ह्यूमन बॉडी, पाचन तंत्र। आहार नालिका का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो सबसे लंबा भाग आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इसलिए बोलते हैं कि पतली होती है, बाकी ये लंबी होती है 10-12 मीटर की। कितने है? आहार नाल की लंबाई 6 से 9 मीटर की होती है, जो मानव शरीर की लंबाई का 3.5 गुना है। तो आप याद रखना ये मीटर है, ठीक है। हम 5.5 फुट या 6 फुट के हैं, तो इस हिसाब से वो आपकी 3.5 गुना है। और ये इसलिए इसको छोटी बोली जाती है क्योंकि ये दिखने में मोटी पतली दिखती है, और जो बड़ी आंत होती है वो लगभग 1.25 मीटर के आसपास की होती है, लेकिन वो मोटी दिखती है, तो इसलिए उसी को बड़ी आंत बोल देते हैं। पित्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वाहिनी द्वारा स्रावित और यकृत में संचित होता है? नहीं, यकृत में संचित नहीं होता है। यकृत पित्ताशय द्वारा स्रावित और यकृत में संचित होता है? ये सवाल ये वाला ऑप्शन भी गलत है। यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संचित होता है, यही सही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पित्त की थैली एक अलग थैली ही होती है। यकृत द्वारा स्रावित और पित्तवाहिनी द्वारा संचित होता है, उस नहीं वो छोड़ो, वो सब बकचोदी है। सलाइवा लार में क्या होता है? तो लार में क्या होता है? एमाइलेज होता है। सेल्यूलोज नहीं होता है, पेक्टिन नहीं होता है, चिकाइटिननेस नहीं होता है। एमाइलेज एंजाइम भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाचन में मदद करता है, तो याद रखिएगा। जठरीय ग्रंथियाँ
उपस्थित होती हैं कहाँ पर, तो जठरी ग्रंथियाँ। आपको मालूम है कि जठर रस वो जहाँ निकलता है वो आमाशय में पेट में निकलेगा, तो पेट ही में न रहेंगी जठरी ग्रंथियाँ। ग्रसिका में भी नहीं होती, मुंह में भी नहीं होती, छोटी आंत में भी नहीं होती, वो पेट में होती हैं, जिसको स्टमक बोलते हैं, आमाशय जिसको बोलते हैं हिंदी में और बोलचाल की भाषा में पेट बोलते हैं। ये अत्यधिक अम्लीय होती हैं। इनका पीएच कितना होता है? 1.8 होता है। ये सवाल आया हुआ है कई जगह कि इनका अम्ल कितना, इनका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 1.8 होता है। जठर रस के अंतर्गत पाचन एंजाइम पेप्सिन व रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस आते हैं। जठर रस के अंतर्गत क्या क्या होता है? एंजाइम पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एवं म्यूकस, यानी एक तरीके से कहें लार उसमें होता है। आहार नली के संकुचन और विस्तारण संचलन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पेरिस्टालिक क्रिया। यदि लार में स्लाइवरी एमाइलेज की कमी हो तो मुख्य गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रस्तावित होगी? तो वो घटना होगी स्टार्च का शर्करा में विच्छेदन। आहार नाल का कौन सा क्षेत्र परिचित भोजन अवशोषित करता है? तो वो है छोटी आंत। आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पाचित भोजन अवशोषित करता है? तो आप मालूम है पेट का जो काम है एक तरीके से कहिए मसाला तैयार करना, जैसे बिल्डिंग जोड़ने के लिए मसाला तैयार करना है, वो सबको मिक्स कर देगा, सबको तोड़ के उनकी लुगदी बना देगा, लेकिन उसके बाद जब छोटी आंत में जाता है तो वहीं में पचता है और बड़ी आंत में बाकी जो पानी और कुछ थोड़ा बहुत जो रहता है वहाँ पाचन होता है, उसके बाद से वो टट्टी बन के बाहर निकल जाता है। मानव के पाचन तंत्र में पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम क्रम से किन के द्वारा स्थापित होता है? तो आप मालूम है आपने अमाशय और अग्नाशय के द्वारा स्थापित होता है, चूँकि अभी ऊपर आपने पढ़ा है तो इसलिए आपको याद है। अग्नाशय को बोलते हैं पैंक्रियाज, याद रखना हमेशा। अग्नाशयी रस में निम्नलिखित एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो आपको ट्रिप्सिन पाया जाएगा, एमाइलेज पाया जाएगा, लाइपेज पाया जाएगा, लेकिन टायलिन नहीं पाया जाता। अग्नाशय में स्रावित तरल पदार्थ जिनमें कई पाचन एंजाइम होते हैं, पाचन एंजाइम में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज इत्यादि। टायलिन एंजाइम का श्रवण लार ग्रंथियों द्वारा ही हो जाता है। टायलिन का शर्करा को तोड़ता है और अग्नाशयी रस में टायलिन नामक एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो ये बात याद रखेगा कि अग्नाशय रस यानी एक तरीके से पेट में इसका श्रवण टायलिन का नहीं होता है, ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है। आहार नाल में कौन से भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है? तो आप अच्छा, आहार नाल में कौन से भाग से भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है? तो वो छोटी आंत है। बाकी बड़ी आंत में बस थोड़ा सा जो है कि पानी वगैरह का पाचन हो जाता है, तो याद रखना उसमें नहीं, उसको मुख्य रूप से जो पाचन वो छोटी आंत में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय में प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेदार है? तो उसको पेप्सिन बोलते हैं। आमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम उत्तरदायी होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से ही प्रारंभ होता है। प्रोटीन का क्या बोलते हैं कि प्रोटीन का पाचन मुंह से प्रारंभ नहीं होता है, मुंह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। आमाशय में पाए जाने वाली जठर ग्रंथियाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिन का स्रावण करती हैं, जिनमें HCl जीवाणुओं को नष्ट करने, जिसमें वो जो बैक्टीरिया वगैरह रहती है उनको नष्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, तो याद रखना। आमाशय की आंतरिक परत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा सुरक्षित सही विकल्प चुनिए। ये होता है, इसको म्यूकस बोलते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र में धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रस की हृदय से शरीर के सभी अंगों तक जाती हैं धमनियों द्वारा। बी 1 और 2 कथन सही है दोनों, तो ठीक है। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी अंग भागों तक ले जा सकती हैं, ठीक है, सही बात है। शिराएँ ऐसी वाहिकाएँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय में लेके आती हैं, ये बात सही है। एक नस से खून जाता है, दूसरे नस से वापस आता है, तो याद रखना। तो किससे खून बाहर शरीर के बाकी भागों में जाता है हृदय से? तो वो होती हैं धमनी। और जो शिराएँ होती हैं, जैसे मान लीजिए कि पैर हो गया, हाथ हो गया, यहाँ पर जो खून पहले धमनियों के माध्यम से पहुँच गया था, अब शिराएँ उनको वापस ले आएंगी। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो उसमें मिक्स हो गया है,
तो वो आपस वो लेकर के आती हैं हार्ट के पास। हेमोग्लोबिन में मौजूद धातु क्या होता है, तो सबको पता है कि वो आयरन मौजूद होता है उसमें। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो सभी जानते हैं 4 कक्ष होते हैं। एंटीबॉडीज़ का निर्माण कहाँ होता है, तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है किस में होता है, तो इसमें शायद ये जो है कि लिम्फोसाइट्स में होता है। हाँ, लिम्फोसाइट्स में मौजूद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो मानव शरीर में प्रवेश, संक्रमण और अन्य वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, टी सेल, बी सेल, NK सेल होती हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। वयस्कों में लाल कणिकाएं पाई जाती हैं अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। वह रक्त नलिका जो रक्त के हृदय को पूरे शरीर में भेजती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे आपने ऊपर पढ़ा है कि धमनी बोलते हैं। जो पूरे शरीर से वापस ले आती है उसको क्या बोलते हैं, उसको वेन यानी शिराएँ बोलती हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। मानव शरीर में रक्त के अलावा अन्य कौन सा द्रव्य है जो परिसंचरित होता है, तो रक्त के अलावा आपको जानते हो लिम्फ बोलते हैं जो पीला पीला कलर का होता है, नहीं प्लाज्मा पीला होता है शायद। लसिका, लिम्फ एक परिसंचरण द्रव्य है, इस शरीर की संक्रमण से सुरक्षा करता है, प्रोटीन एवं वसा के दीर्घायु का परिवहन करता है। यह रक्त ऊतकों के अलावा जल के रक्त में सम्मिलित कराता है। लसिका की संरचना प्लाज्मा से मिलती जुलती है, इसे श्वेत रक्त कणिकाएं में पाई जाती हैं। तो अच्छा, इसीलिए हमें लग रहा था कि वो वही है। सार्वत्रिक रक्त प्रदाता है, आपको पता है कि वो ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और हमारे स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो कौन से होती हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है, यही उत्तर भी है एक्चुअल में। पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, तो रेड ब्लड सेल में ही ऑक्सीजन ब्लेंड होकर के वो जा रहा होता है। हृदय एक ऊतक से बना है जो इसे लयबद्ध ढंग से संकुचित और शिथिल करता है। यह ऊतक किस प्रकार का होता है, तो ये ऊतक होता है मांसपेशी मस्कुलर होता है। लिम्फ नोड, तिल्ली, अस्थि मज्जा और लिम्फोसाइट मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकारी प्रणाली को निर्मित करते हैं। लिम्फ नोड्स, तिल्ली, अस्थि मज्जा और लिम्फोसाइट के मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के घटक हैं। तो ये बात याद रखना, अक्सर सवाल आ जाता है। इनमें से कौन सा रक्त समूह वाला किसी भी व्यक्ति के डोनर दाता से प्राप्त कर सकता है, तो जब प्राप्त करने की बारी आती है तो वो AB है, वो किसी से भी कुछ भी ले सकता है, और वो O जो है वो किसी को दे सकता है। तो ये बात याद रखना आप लोग। अब हम देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब शरीर में ऑक्सीजन न हो तो पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये बात याद रखना। जैसे इन्होंने देखा है कि C6H12O6 जो है कि उसको टूटने से ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकल रही है, और C3H6O3 जिसको लैक्टिक अम्ल बोलते हैं जो दूध में पाया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाती है। यह प्रक्रिया निम्न जीवों जैसे जीवाणु, कवक, कुछ जीवों जहाँ में ऑक्सीजन कम होती है। श्वसन का उदाहरण किसको बोलते हैं, कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस को बोलते हैं। कोशिकीय अनाक्षी श्वसन पौधों में सही अनुक्रम है, तो यह है ग्लूकोज, पायरूवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल। अब हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन अंग। मानव का जो मल मूत्र निकलता है उसकी निकलने में कौन कौन से अंग सहायता करते हैं, तो मानव में किडनी जिसको बोलते हैं, क्या है, नेफ्रॉन इन ह्यूमन आर द पार्ट ऑफ, तो नेफ्रॉन आप जानते हैं विक्राणु जिसको बोलते हैं वो वृक्क का भाग है। हिंदी में देखिए वृक्क जो है, वृक्क को किडनी बोलते हैं, विक्राणु उसके पार्ट बोलते हैं। तो इसकी क्या बोलते हैं, उत्सर्जन अंग। तो आप याद रखना है कि जो नेफ्रॉन्स हैं जो किडनी में होते हैं वो किसके काम आते हैं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। आखिर किडनी का काम क्या है,
हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए रक्त कहाँ निस्पंदित किया जाता है? तो वो गुर्दे में निस्पंदित किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। उस नली का नाम बताइए जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। तो वृक्क को मूत्राशय से जो जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं? शायद नेफ्रॉन बोलते हैं, यूरेथ्रा शायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वृक्क के मूत्राशय से जोड़ने वाले मूत्र वाहिनी को यूरेटर बोलते हैं, सॉरी यार, यूरेटर बोलते हैं। न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। आँख का कौन सा भाग मानव नेत्र में प्रविष्ट होने वाले हैं? आकाश की मात्रा का विनियमन और नियंत्रण करता है। प्रकाश की मात्रा का विनियमन और नियंत्रण करता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्यूपिल कहते हैं। मानव नेत्र के कैमरे की भांति है, इसका लेंस निकाय एक प्रकार सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंबित होता है। प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका आइरिस कहते हैं। परितारिका गहरा मांसपेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली प्यूपिल नेत्र में प्रविष्ट होने और प्रकाश की मात्रा को विनियमित करती है। आसन्न न्यूरॉन्स के युग्मों के बीच सूक्ष्म अंतराल जिसे तंत्रिका आवेग गुजरते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स के कोशिका काय पर सबसे लंबे फाइबर को कहा जाता है? सी तंत्रिका कक्ष, एक्सॉन जिसको बोलते हैं। मस्तिष्क के किस भाग द्वारा श्वसन को नियंत्रित किया जाता है? तो मेडुला मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, अक्सर सवाल ये कहीं ना कहीं आ जाता है। मेडुला ऑब्लांगाटा मस्तिष्क का वह भाग है जो श्वसन को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क स्तंभ में मध्यम मस्तिष्क पोंगा पोन्स भी होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा अनुमस्तिष्क पिंड के पूर्वाभाग में स्थित होता है। मनुष्य की आँख के दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है? तो वास्तविक या उल्टा होता है? ये फिजिक्स का सवाल है, ये कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, आँख से रिलेटेड है। मनुष्य की दृष्टि के पटल पर प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक या उल्टा होता है? प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर कार्निया, जलीय कोष्ठ और लेंस की और नेत्राकचाव द्वारा लगातार अपवर्तन द्वारा बनता है, तो इसलिए आपको लगता है कि अच्छा सीधा दिख रहा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पेशीय कोशिका तक कौन सी तंत्रिका आवेग द्वारा ट्रांसमिट करती है? तो वो है प्रेरिका तत्व, ऑप्शन बी। शरीर का कौन सा भाग तंत्रिका ऊतक से नहीं बनता है? तो शरीर का कौन सा भाग, तो वो मांसपेशीय जो है वो तंत्रिका ऊतक से नहीं बनता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे संचालन, स्पर्श, दृष्टि और श्रवण विचार? तो उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। इनमें से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है? तो इनमें से ब्रेन एक संवेदी अंग नहीं। आँख भी बहुत संवेदनशील है, नाक भी बहुत संवेदनशील है, त्वचा भी बहुत, लेकिन ब्रेन संवेदनशील नहीं है। क्या है? जैसे मनुष्य 5 संवेदी अंग हैं। जैसे देखना आँखों से हो सकता है, सुनना कान से होगा, छूना त्वचा से होता है, सूंघना नाक से होता है, स्वाद लेना जीभ से होता है। और इन सब के अलावा आपका मस्तिष्क संवेदी, उसे क्या आप दिमाग सोचने का, तो सोचना संवेदी का पार्ट नहीं है। अब हम कंकाल तंत्रों की बात करते हैं। मानव नाखूनों में मौजूद प्रोटीन को क्या बोलते हैं? तो केराटिन बोलते हैं। क्या है? केराटिन प्रोटीन बोलते हैं उसको। मनुष्य की कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं? तो मनुष्य के जो 20 दांत होते हैं, 20 दांत के तक उनको दूध का दांत कहते हैं, जिसको मिल्की टूथ या अस्थाई दांत कहते हैं। अस्थाई दांत दूध के दांत के 6 साल, मतलब दूध के दांत जो 6-7 माह की आयु में ही निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और 2.5 वर्ष तक सब निकल जाते हैं। ये लगभग 20 होते हैं। अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है। 16 के ऊपर और 16 नीचे। जब 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरने लगते हैं तो उनके स्थान पर नए दांत निकल जाते हैं। 12-13 वर्ष तक की याद तक, जिसको अक्ल दांत बोलते हैं या बुद्धि के दांत बोलते हैं, उसको छोड़ करके बाकी सारे दांत निकल जाते हैं।
मानव शरीर के उस अंग का नाम क्या है जिसे बाइल नाम का द्रव स्रावित होता है? तो उसको जो है कि हम क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, बाइल डक्ट, बाइल जूस। बाइल को पित्त बोलते हैं। देख रहे हो, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बाइल न, पित्त न लिख करके बाइल लिखा हुआ है, हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। देखो, बॉडी दैट प्रोड्यूस द फ्लूइड नोन एज द बाइल। हरामी साला। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो कौन सा पशु हार्मोन है? एड्रेनल है, ऑक्सिन नहीं, वो साइटोकाइनिन नहीं है, जिब्रेलिन नहीं है। तो क्या है? एड्रेनल है। एड्रेनल हार्मोन जंतु हार्मोन है। अधिविक मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन्स का स्त्रवण करता है, जिन्हें एड्रेलिन या एपिनेफ्रिन या नार एड्रेलिन या नार एपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से कैटेकैलामाइंस कहते हैं। एड्रेनल और नार एड्रेनल किसी भी प्रकार के दबाव या आपात की स्थिति में अधिक तेज़ी से स्रावित होता है और आपातकालीन, ये बात याद रखना, क्योंकि जो एपिस्टीन फाइल है उससे रिलेटेड यदि आपसे कोई सवाल पूछेगा तो वो एड्रेनल के ही बारे में पूछेगा। ये नहीं, उससे भी सवाल बन सकता है कि एपिस्टीन कहाँ कराने वाला था या उसने कौन सी फाइल का इस्तेमाल, उसके नाम से कौन सी फाइल जानते हैं। लेकिन वो जिन बच्चों को मारते थे ना, तो वो एड्रेनल ब्लड के ही लिए मारते थे साला। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। लैंगर हैंस दीपिका किस में अवस्थित होती है? तो लैंगर हैंस शायद पैंक्रियाज में या स्प्लीन में। हाँ, लैंगर हैंस दीपिका पेट में स्थित बाईं ओर, जिसको लैंगर हैंस दीपिका अग्नाशय का एक भाग है, जिसकी खोज पॉल लैंगर हैंस नामक चिकित्सा शास्त्री द्वारा किया गया था। इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा कोशिका में ग्लूकेगान हार्मोन्स होता है और बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन्स होता है तथा गामा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्त्रवण होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन्स है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन से स्रावित करती है? तो ये सभी को पता है कि पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स को स्रावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ ही हार्मोन से स्रावित करता है? तो आपको पता है पैंक्रियाज है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग जो एंजाइमों के साथ ही हार्मोन्स भी स्रावित करता है? यही जो है कि ये दो चीज़ एक साथ मतलब प्रोड्यूस करता है, अग्नाशय। ये किसी को इसलिए इसको मिक्स्ड ग्रंथि भी बोलते हैं, अर्थात यह अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है। यह हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को स्रावित करता है। यह मानव शरीर में यकृत के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का अंग प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन में रक्त शोधन का काम करना है। इसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट, क्षार, अम्ल संतुलन और रक्तचाप का नियमन होता है। इनमें मुख्यतः यूरिया और अमोनिया होते हैं। हृदय एक पेशीय अंग है जो सभी प्रकार की करोशिकी जीवों में आवृत और तालबद्ध संकुचन के द्वारा रक्त प्रवाह की शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। एक व्यक्ति ज़्यादा पेशाब कर रहा है तथा अधिक पानी पी रहा है, परंतु उसके रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य है। स्थिति किस कारण होती है? यह स्त्री होती है अधिवृक्क ग्रंथि से, कार्टियोस्टेरॉइड और हाइपोस्त्रावण से। एक तो होती है जो बहुत बार बार पेशाब करते पानी पीते हैं, तो वो शुगर के पेशेंट होते हैं, लेकिन अधिवृक्क ग्रंथि से कार्टियोस्टेरॉइड का हाइपोस्त्रावण होता है तो भी वो ऐसा कर सकता है। एक व्यक्ति अधिक पेशाब कर रहा है तथा अधिक पानी पी रहा है, परंतु उसके रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य है। स्थिति पश्च पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से वेसोप्रोसिन के हाइपोस्त्रावण के कारण हो सकती है। वेसोप्रोसिन हार्मोन वृक्क की वाहिनियों एवं कोशिकाओं में जल के अवशोषण से नियंत्रित करता है और जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र की आयतन करता है। अब देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको बच्चे बड़े चाव से पढ़ते हैं, लेकिन इससे सवाल उतने ही मतलब सीधा सीधा आता है उनका। वो जो है कि सारी मास्टरी फेल हो जाती है। कोशिका द्रव्य का द्रव्यमान पीत पिंड किस में पाया जाता है? कॉर्पस ल्यूटनम लूटुमस इज मास ऑफ सेल इज फाउंड इन ओवरी, अंडाशय में पाया जाता है। सहेली किसका नाम है? सहेली नाम है, एक गर्भ निरोधक गोली है, ये सहेली नाम से आती है। महिलाओं के लिए रोजगार की एक योजना नहीं। विटामिन से एवं पोषण की हम बात करते हैं, तो विटामिन, किस विटामिन के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो होता है विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड जिसका नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? मसूड़ों स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका प्रमुख स्रोत आप जानते हैं सी का नींबू, टमाटर, संतरा एवं ब्रोकली है।
विटामिन ए मुख्यतः कहाँ पर वो स्टोर होती है? तो विटामिन ए मुख्यतः किडनी में नहीं, कलेजी में, जिसको यकृत बोलते हैं, लीवर जिसको बोलते हैं। कितने लोग लीवर पेट को बोलते हैं, तो पेट को लीवर नहीं, कि कलेजी को लीवर बोलते हैं, तो याद रखना। किसको दालों का राजा कहा जाता है? तो दालों का राजा की काबुली चना को बोला जाता है, तो याद रखना। रक्त का थक्का जमने हेतु क्या आवश्यक है? तो रक्त का थक्का जमने हेतु विटामिन के और कैल्शियम आवश्यक है। यदि वे दोनों ना हो तो रक्त का कभी थक्का ही नहीं बनेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज़्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? तो वो सभी को पता है, विटामिन सी की बात कर रहे हैं। शाकाहारी खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? शाकाहारी खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत प्रोटीन का वो दाल है। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? तो आपको मालूम है, लोहे की कमी यानी आयरन की कमी से एनीमिया होता है। किस विटामिन की कमी से दृष्टिहीनता होती है? तो कहीं भी छुप लो। विटामिन ए की कमी से, सबसे नीचे दिए हैं, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, जिसको विटामिन ए को रेटिनाल भी बोलते हैं। और कौन कौन सी, अक्सर पूछता है कौन कौन सी विटामिन जो है कि वसा में घुलनशील है, कौन कौन सी जल में घुलनशील है? तो ए, डी, ई, के, अडेक, ये वसा में घुलनशील है। और बहन के ये जो बीसी है ये जल में घुलनशील है। तो इसको आप मतलब अच्छी खासा मात्रा में सेवन करोगे, ज़्यादा होगा तो ये पेशाब के रास्ते यूजुअली बाहर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण धमनियों की कठोरता होने को क्या कहा जाता है? स्टेनोसिस, राइनाइटिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस। तो शायद हमको जहाँ तक मालूम है थ्रोम्बोसिस, कोलेस्ट्रॉल को जमा होने का आर्टियोक्लोरोसिस बोलते हैं उसको, तो याद रखना। काला अजर किसके कारण होता है? तो काला अजर होता है लिस्मनिया नामक वो डोनोविन प्रोटोजोआ है, जो एक बालू मक्खी फ्लोबोटोमस नामक एक मक्खी के वजह से होता है। तो याद रखना। आस्ट्रियो मलेशिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की न्यूनतम लक्षण है? तो आस्ट्रियो मलेशियो जो है कि विटामिन डी का मतलब वो निम्न होना दिखाता है। तो आस्ट्रियो मलेशिया मतलब आस्ट्रियो शायद वो हड्डियों से रिलेटेड है क्या? सूखा रोग, रिकेट्स वगैरह हो जाता है। विटामिन ए रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। सी से मसूड़े फूलना हो जाता है। डी से आस्ट्रियो मलेशिया होता है। के से रुधिर का अधिक, चूँकि थक्का नहीं बनेगा तो निकलते रहो राजा। वीड कंज्यूमिक अस्थमा किसे? वह अपत्रीण जिसे दमा अस्थमा होता है उसे कहते हैं कि पार्थिनियन कहते हैं, पार्थिनियम कहते हैं। वह अपृत वीण जिसमें दमा अस्थमा होता है उसे पार्थिनियम कहते हैं। आपको पता है मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। स्त्रावण, डेंगू ज्वर फैलता है। तो डेंगू ज्वर किससे फैलता है? एडिस एल्बिनानस नामक मच्छर के काटने से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए नहीं है? रेमडेसिविर, एस्ट्रोजेनिका है, कोरोनावैक है, स्पुतनिक वी, रसिया वाली। रेमडेसिविर वैक्सीन नहीं, रेमडेसिविर एक दवा है। बाकी क्या थी? वैक्सीन थी, लेकिन रेमडेसिविर एक दवा है। मरीज किस हार्मोन्स की न्यूनता के कारण क्या है? मधुमेह मरीज किस हार्मोन्स की न्यूनता के कारण ग्रस्त रहता है? तो आपको सभी को पता है कि वो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है? तो कैडमियम प्रदूषण के कारण शायद जो है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो शायद नहीं, मिनवाटा क्या तो वहाँ तो कुछ और, शायद ब्लू बेबी सिंड्रोम ही होता है। नहीं, अच्छा, इटाई इटाई बीमारी कैडमियम के प्रदूषण के कारण होती है। 1912 में जापान के तोयोमा प्रांत के स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया था। इस बीमारी का जापान के 4 बड़े प्रदूषक रोगों को में बस अलग जापान ही ज़्यादा इन सबसे प्रभावित होता है। किसी उद्योग में संलग्न श्रमिकों को साइटोसिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने की संभावना सबसे ज़्यादा है? तो सीमेंट में आप जानते हैं, सीमेंट में वो
सांस से वो जो है कि वो जाके वो साइटोसिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित है तो वो रोग हो जाती है। सिलिका की सांस शरीर के भीतर प्रवेश करने से होती है। सूखा रोग किसकी कमी से कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग होता है। वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नहीं है? तो वायरस के कारण एथलीट फुट जिसको बोलते हैं वो क्या है? वैज्ञानिक इवानोवेस्की ने सन 1892 में की थी, जब वो तंबाकू मोज़ेक की खोज कर रहे थे। तो विषाणु की प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग हैं। पैरों में दाद खाज एवं एथलीट फुट कवक जनित रोग हैं। अच्छा, ये तो हम लोग लूसेंट से ये बाहर नहीं जा रहा है। वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो एथलीट फुट वो क्या है, फंगई है, कवक जनित बीमारी है। बाकी सारी जो है इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, तो ये सब जो है कि वायरस जनित बीमारी क्या, हाँ, वायरस के कारण होती है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, तपेदिक जिसको बोलते हैं, किसके कारण होता है? तो वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो याद रखना। किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो खून की कमी जिसको आयरन बोलते हैं, आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। मोतियाबिंद किस अंगों से प्रभावित करने वाला रोग है? तो सबको पता है आँखों में मोतियाबिंद होता है। तो आप ज़रा देखते हैं, स्कर्वी से मसूड़े प्रभावित होते हैं, टाइफाइड से आँख प्रभावित होती है, मोतियाबिंद आँख में होती है, घेंघा रोग गला में होता है, टीबी फेफड़े में होती है, हाइड्रोफोबिक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित बीमारी नहीं है? तो ये सब लूसेंट के सवाल हैं, वो आप याद रखिएगा, वहीं से हो जाएंगे। तो एक विषाणु जनित वायरस जनित बीमारी नहीं है। तो जानते हैं टीबी अपने ऊपर पढ़ा था, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के नाम से होता है, यानी क्या है, जीवाणु से होता है। तो यही है। एडस आप जानते हैं वायरस है, डेंगू वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है, तो याद रखना इसको, ठीक है। कह रहा है कि एक संक्रामक वायरल रोग है जो लार ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन के कारण बनता है। तो मम्स, इससे शायद गलसुआ ही है जो लार ग्रंथियों में बनता है। तो गलसुआ एक संक्रामक वायरल रोग है जो लार ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन के कारण बनता है। एंजाइना पेक्टोरिसिस एक विकार है जो मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित किस अंग की अप्रक्रिया के कारण होता है? अपक्रिया के कारण होता है, तो वो है हृदय। करता है एंजाइना पेक्टोरिसिस एक विकार है जो मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित किस अंग की अप्रक्रिया के कारण होता है? तो कह रहा है कि हृदय की कोरोनरी धमनी थ्रोम्बोसिस, हृदय धमनी की शाखा में कारण हृदय का रक्त संभारण घट जाता है तथा व्यक्ति की छाती सीने में दर्द होता है। इसे हृदय शूल एंजाइम पेक्टोरिसिस कहते हैं। यदि धमनी पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाए तो उसे रक्त प्राप्त करने के लिए पेशी तंतु की मृत्यु हो जाती है तथा यह दशा हृदय पेशी रोधगलन कहलाती है। इस दशा में सामान्यतः दिल के दौरे के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ये दिल का दौरे को इस सालों ने इतना एक्सप्लेन किया हुआ है। निम्नलिखित में से किस के रोग के मतलब किसके रोग के वाहक हैं? तो हैज़ा ही है। अच्छा, घरेलू मक्खी के बारे में पूछ रहा है। घरेलू मक्खी किसके जो है कि रोग, कौन सा रोग वो वाहन करती है? तो डेंगू मच्छर से होता है, आप जानते हैं। मलेरिया वो नहीं होता है, नहीं। अच्छा, उसके पास येलो फीवर भी नहीं होता है। तो हैज़ा जो होती है वो घरेलू मक्खी से होती है। डेंगू पीत जो और मादा एडिस से होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से होता है। ये मच्छरों से होता है। मलेरिया और डेंगू मच्छरों से होता है। येलो पीत जो है ये किसी और मादा एडिस से होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आज हम जो है कि ये उपचार में देखिए, वाइडाल परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए विडाल की टेस्ट किया जाता है। तो आज हम यहीं रहने देते हैं। हम अगला जो है कि अगला वीडियो जो बनाएंगे वो प्लांट जगत, हम अगला रिवीजन जो करेंगे वो प्लांट जगत से करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।